अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर एक सूट में मल्टीपल प्लेंटिव्स या मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं, उस केस में क्या होगा अगर एक प्लेंटिव या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे प्लेंटिव हैं, एक या दो प्लेंटिव्स हैं हमारे, ए बी वर्सेस सी। ये सूट है हमारा ए एंड बी वर्सेस सी। सपोज जो प्लेंटिव नंबर 2 है, जो बी है हमारे, उनकी डेथ हो जाती है। इस केस में जो बी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो चाहे तो कोर्ट पे अपने आपको पार्टी बना सकते हैं, बट अगर वो नहीं बनाते अपने आपको पार्टी, तो सूट जो है वो चलता रहेगा। किसके बीच में चलता रहेगा? ए वर्सेस सी जो सूट है वो चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे सूट एंड नहीं हो जाएगा, कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स को चालू रखेगा, बिकॉज कम से कम एक प्लेंटिफ तो है ही यहाँ पे जो कोर्ट को चलाने, जो केस को चलाने के लिए है इस केस में। तो यही चीज हमारा रूल नंबर 2 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। ये बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ सोल प्लेंटिफ। ओके, ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो उस केस में, या प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, या फिर एक, जैसे इस वाले केस में दो प्लेंटिफ्स थे तो यहाँ पे बी की डेथ हुई थी, इस केस में क्या होगा, जो पार्टी है, प्लेंटिफ है, वही उसी को कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि सर हमारे जो, सपोज बी है यहाँ पे, उसकी डेथ हो गई थी, तो बी के बच्चे आके कोर्ट में बोलेंगे कि हमारे फादर केस चला रहे थे ये, अब उनकी डेथ हो गई है एंड नाउ आप हमको पार्टी बनाओ। तो ये एप्लीकेशन डिफेंडेंट आके नहीं डालेगा, जो सी है यहाँ पे, सी कोर्ट में आके नहीं बोलेगा सर कि भाई बी की डेथ हो गई, अब उनके बच्चों को आप प्लीज इसमें आप उनको पार्टी बनाओ। भाई सी अपने पैर पे क्यों गुलाना मारेगा? अगर डिग्री आ जाती है सपोज, और बी की कोई पार्टी अपने आप कंप्लीट करवाती नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी के आते ही नहीं है, तो सी को सिर्फ ए को ही पैसे देने पड़ेंगे। जो ए का हिस्सा है सी को सिर्फ उसी को देना पड़ेगा, बी को, बी का जो हिस्सा है वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं उन्होंने अपने आपको सूट में इम्प्लीट कराया नहीं है। तो यहाँ पे सी खुद आके नहीं बोलेगा कि सर आप इनको इम्प्लीट करो, जो बी के बच्चे हैं उन्हीं को आना पड़ेगा और कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि सर हमको भी सूट में आप इम्प्लीट कराओ, हमारी भी बात रखने का आपको मौका मिलना चाहिए। और इसी केस में अगर सिंगल प्लेंटिफ है, सपोज जो सूट था वो ए वर्सेस सी ही था, बी का कोई एंगल था ही नहीं, ये सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे भी अगर ए की डेथ हो जाती है, इस केस में ए के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो कोर्ट में आए एंड कोर्ट को एप्लीकेशन डाले कि सर हमें भी आप इस, अब सूट में हमारे फादर की डेथ हो गई है एंड नाउ वी वांट टू कंटिन्यू दिस सूट। तो ये ए की लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रूल नंबर 4 ये बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ सोल डिफेंडेंट। वही सिंपल, हम इस चीज को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है, अब इसमें बी की डेथ हो गई, सपोज बी की डेथ हो जाती है, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे उनको सूट में, सपोज सी और डी, बी के दो बच्चे हैं, अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि सी और डी को सूट में एक पार्टी बनाए, एक खुद चल के नहीं आएंगे, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि सी और डी को कोर्ट में इस सूट में पार्टी बनाया जाए, बिकॉज बी की अब डेथ हो चुकी है। तो यही रूल 4 बोलता है अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे तो भी, सपोज ए वर्सेस बी और सी होगा, तो अगर सपोज सी की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सूट में पार्टी बनाने की। अगर ए ये चीज नहीं करता है और डिग्री ए के फेवर में आगे जाके आ जाती है, तो वो सी के बच्चों से कुछ पैसे नहीं मांग सकता, जो बी का हिस्सा है वो बी से मांगेगा वो, और जो सी का हिस्सा था वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसके जो बच्चों को उसने पार्टी बनाया ही नहीं। इस केस में सिर्फ बी से ही वो पैसे फिर मांग सकता है, सी से या सी के बच्चों से कोई पैसे वो नहीं मांग सकता, बिकॉज उनको सूट में उन्होंने पार्टी बनाया ही नहीं। सी को बनाया था, लेकिन सी को फिर उसकी जब डेथ हो गई तो फिर उनके बच्चों को आपने इम्प्लीट नहीं कराया, दैट इज वाई सी बच के निकल जाएगा।
और इसी के बच्चे भी निकल जाएंगे बीच के। सो यही रूल 4 हमारा बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4A पे। ये बात करते हैं प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको हम रीड करते हैं। इफ in any suit it shall appear to the court that any party who has died during the pendency of the suit has no legal representatives, the court may on the application of any party to the suit proceed in the absence of a person representing the estate of the deceased person, or may by order appoint the administrator general or an officer of the court or such other person as it thinks fit to represent the estate of the deceased person. And any judgment or order subsequently given or made in the suit shall bind the estate of the deceased person to the same extent as he would have been bound if a person representative of the deceased person had been a party to the suit. यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर सपोज इस वाले केस में बी की डेथ हो जाती है तो क्या हो सकता है कि ए कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा कि सर बी का तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं, तो आप जो है बी की जो प्रॉपर्टी है सपोज उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे को दिलवा दो। आगे जाकर अगर डिग्री ए के फेवर में आ जाती है तो कोर्ट को ये बोलेगा ये कि सर जो बी की प्रॉपर्टी है उससे आप मेरे को डिग्री अमाउंट दिलवाइए। तो फिर जो भी अटैचमेंट वगैरह होगा कोर्ट वो ऑर्डर्स करेगा एंड ए को डिग्री अमाउंट दिलवा देगा। ओके, इस केस में बी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप बी की जो प्रॉपर्टी है उससे पैसे निकलवा सकते हो। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 4A बोलता है। रूल नंबर 5, अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी वाला ही सेम सूट है। इस केस में ये चीज क्लियर नहीं होती है कि बी का एक्चुअल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है कौन, सी है या फिर डी है। एलआर है कौन इस केस में, एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चीज अब कोर्ट को डिसाइड करने पड़ेगा कि सीओडी में से कौन बंदा है जो एलआर है। तो ये कंट्रोवर्सी का डिसीजन रूल नंबर 5 बोलता है कि कोर्ट ही देगा, कोर्ट विल डिसाइड दैट हु इज द एलआर। तो एलआर ही फिर सूट को कंटिन्यू करेगा। रूल नंबर 6 बोलता है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की जो डेथ है वो हियरिंग खत्म होने के बाद हुई है, यानी कि जितनी भी हियरिंग होनी थी केस में वो खत्म हो गई है, अब सिर्फ जजमेंट आना बाकी है। इस केस में, इस सिनेरियो में अगर जो पार्टी है उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उससे सूट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जजमेंट आएगा और जजमेंट का जो भी कोर्ट बोलेगी वो जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे बाइंडिंग होगी। यहाँ पे अब इम्प्लीड कराने की जरूरत नहीं है। सपोज यही सूट था ए वर्सेस बी, बी की डेथ हो जाती है। इस केस में बी की डेथ कब होती है, हियरिंग खत्म होने के बाद। हियरिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद अब ए को कोई इम्प्लीडमेंट कराने की जरूरत नहीं है कि भाई बी के बच्चों को आप कोर्ट में पार्टी बनाओ। अब जजमेंट आएगा और जो जजमेंट है वो खुद ही बोलेगा कि भाई बी जो है उसकी गलती थी एंड दैट इज वाई बी के जो बच्चे हैं उनको पे करना पड़ेगा ए को अमाउंट। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर किसी पार्टी की शादी हो जाती है, सपोज ए वर्सेस बी है, ए प्लेंटिफ है, उनकी शादी हो गई सपोज, तो इससे सूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शादी होगी तो ठीक है, लेकिन जो सूट उन्होंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अबेट नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। यही रूल नंबर 7 बोलता है। रूल नंबर 8 बोलता है कि अगर किसी पार्टी सपोज प्लेंटिफ है, हमारे प्लेंटिफ ए वर्सेस बी है, प्लेंटिफ ए है हमारे इस केस में, और वो जो ए है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवाली है उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट की, इनके पास पैसे नहीं है, दिवाली हो चुके हैं अभी। इस केस में क्या होगा, इफ यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, उसमें जैसे ही आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हो ना, तो एक असाइनी जो है वो आपका प्रॉपर्टी वगैरह को मैनेज करता है। उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स के अमाउंट ड्यू है उसका सारा जो हिसाब किताब है उसको मैनेज करने के लिए एक असाइनी अपॉइंट होता है। तो ये जो असाइनी अगर चाहे, इफ दिस असाइनी वांट्स, या फिर रिसीवर भी कभी कभी अपॉइंट हो जाता है। रिसीवर जैसे कि
इंस्टॉलमेंट एक बंदा डिक्लेयर हो गया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर भी अपॉइंट हो जाता है। तो अगर ये असाइनी या रिसीवर चाहें तो जो सूट चल रहा है ना ऑलरेडी ए का, वो कंटिन्यू कर सकते हो, वो अवेट नहीं होगा। यानी कि अगर ए वर्सेस बी का सूट है, यहाँ पे ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो जो ए का असाइनी या रिसीवर जो अपॉइंट हुआ है वो इस सूट को आगे बढ़ा सकता है, सूट अवेट नहीं करेगा। तो यही हमारा रूल नंबर 8 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 9 पे। ये बात करता है इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल। तो ये बोलता है रूल नंबर 9 कि अगर सूट जो है वो अबेट कर जाता है या डिसमिस हो जाता है, अबेट का मतलब है कि खत्म हो गया सूट, उसमें अब आगे जाके कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं, अबेट कर जाता है या फिर सूट डिसमिस हो जाता है, उस केस में आप नया सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे लेके नहीं आओगे। सपोज प्लेंटिफ का सूट अबेट हो गया, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं उसका, खत्म हो गया सूट उसका, अब आगे जाके जो एलआर है प्लेंटिफ के दोबारा से नया सूट फाइल नहीं करेंगे कि सर वो सूट तो अबेट हो गया, गलती से हमारी गलती की वजह से हमको पता ही नहीं था कोई सूट चल रहा है, ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं थी, एंड अब हम फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो रूल नंबर जो 9 है हमारे यही बोलता है। इसका क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है कि आप फ्रेश सूट फाइल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अबेटमेंट ऑर्डर्स आए थे ना कोर्ट के, उनको आप सेट असाइड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यही सूट है हमारा ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी का ही सूट है। यहाँ पे क्या होता है, ए जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब ए के दो बच्चे हैं बी और सी, इन्होंने अपने आप को सूट में इम्प्लीड नहीं कराया है, कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं डाली कि सर हमको पार्टी बनाओ। सपोज काफी टाइम निकल जाता है, 4-5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद इनको याद आता है कि सर अब हमको तो कंप्लीट होना चाहिए, हमको तो वो जो सूट चल रहा था कोर्ट ने उसमें अबेटमेंट ऑर्डर्स पास कर दिए थे, सूट को खत्म डिसमिस कर दिया था, लेकिन उनको लग रहा है कि सर अब हमको ये चीज़ को दोबारा रिवाइव करना है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दोनों के दोनों भाई जाएंगे कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे कि सर आपने जो अबेटमेंट ऑर्डर्स पास किए हुए थे ना, उसको आप सेट असाइड कर दो और दोबारा से सूट को आप रिवाइव करो अगेंस्ट इस बी सॉरी इसको हम बी और सी नहीं करते, बी तो ऑलरेडी डिफेंडेंट बना ही हुआ है ना, इनको हम सी और डी कर देते हैं। सीओडी बच्चे हैं कि बी नहीं, तो यहाँ पे सीओडी जाएंगे और एप्लीकेशन डालेंगे कि सर जो ऑलरेडी हमारा आपने अबेटमेंट ऑर्डर पास किया हुआ था उसको आप सेट असाइड कर दो और सूट को कंटिन्यू दोबारा से करो बी के खिलाफ। तो वो सेट असाइड ऑर्डर हो सकता है और सूट फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर क्लॉज नंबर 2 यही बोलता है। तो ये चीज समझनी है हमको बस इसमें। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। ये बात करते हैं प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट। यानी कि अगर इसको हम देख के समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी एक सूट है, इस केस में ए ने जो है सी को अपना राइट टू सूट ट्रांसफर कर दिया। यानी कि उसने सी को बोला कि मेरा ऑलरेडी बी के खिलाफ एक सूट चल रहा है, उस सूट में जो भी डिक्री आएगी, अगर डिक्री मेरे फेवर में आती है देन सी को जो भी पैसे मिलने हैं वो सी को मिलेंगे, ए को नहीं मिलेंगे। यानी अगर बी के खिलाफ डिक्री आती है तो बी जो भी पैसे देगा ना वो ए को नहीं देगा, वो सी को देगा। तो ए ने अपनी जो डिक्री है वो साइन कर दी सी को, सी ने कुछ पैसे दिए होंगे ए को, उसके उस कंसिडरेशन पे ए ने सी को अपनी डिक्री में जो भी डिसीजन आएगा उसमें जो भी बेनिफिट होगा वो सी को मिलेगा, ऐसा उसने बोल दिया इन्हें। तो ये चीज करी जा सकती है। रूल नंबर 10 बोलता है कि अगर आगे जाके जो असाइनमेंट प्रॉपरली हो चुका है तो अगर कोई भी डिग्री आगे आती है तो बी सी को पैसे देगा, ए को पैसे नहीं देगा, ये चीज वैलिड है। ओके, तो यही है रूल नंबर 10।
रूल नंबर 10A ये बोलता है ड्यूटी of pleader to communicate to the court death of a party. Wherever a pleader appearing for a party to the suit comes to know of the death of that party, he shall inform the court about it. Okay, and the court shall thereupon give a notice of such death to the other party. तो यानी कि एक सिंपल सी बात बोलता है कि वकील साहब को बताना पड़ेगा कि मेरी पार्टी जो है उनकी डेथ हो गई है। यानी कि अगर ए वर्सेस बी का सूट है, ए प्लेंटिफ है, उनकी डेथ हो जाती है, तो ए के जो वकील है ना, उनको जाके कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि मेरी जो पार्टी है उनकी डेथ हो चुकी है एंड अब आप एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करो, सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर दो कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये सब चीजें हैं, 10 रूल नंबर 10 है यही बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 ये बोलता है कि अगर एक अपील के दौरान भी ये अबेटमेंट ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। यानी कि अगर जो अपेलेंट है जिन्होंने अपील फाइल करी है उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जिसके खिलाफ अपील फाइल करी गई है उनकी डेथ हो जाती है, उनको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। अपील में उनको रिस्पोंडेंट बोला जाता है जिनके खिलाफ अपील फाइल करी जाती है। तो अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो भी जो सेम प्रोसीजर हमने अभी पढ़ा है ना, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। अबेटमेंट वाला सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। रूल नंबर 12 ये बोलता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पे अबव रूल्स विल नॉट अप्लाई। ये लोग कॉमन सेंस की भी बात है, जजमेंट आ गया है, बस एग्जीक्यूशन ही बाकी है अब, तो उसमें आपको इम्प्लीडमेंट कराने की जरूरत नहीं है। सूट अबेट नहीं करेगा क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो सूट को आप खत्म कैसे कर सकते हो फिर? तो जजमेंट आने के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के टाइम पे अबव रूल्स विल नॉट अप्लाई। जो मैं रूल्स पढ़े हैं अभी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के टाइम पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही हमारा रूल नंबर 12 बोलता है। अब ऑर्डर नंबर 22 हमारा खत्म हो गया है, and in the next class we will be starting with order number 23. Thank you so much.